ग्रेट स्टार्ट। तो आज की क्लास में अपने जो है वो पढ़ना है सेल बैटरी का एक नया सेल। आपको पता है कि अपने प्राइमरी सेलों का टॉपिक चल रहा है, यानी सेल बैटरी में अपन ने प्राइमरी सेल जो है वो पढ़ने हैं। सेल बैटरी के इस टॉपिक में अपन ने प्राइमरी सेलों के जो प्रकार हैं उनमें से दो प्रकार अपन ने देखे हैं। एक सर्वप्रथम शुरू से अपन ने जो देखा था वो था वोल्टेज सेल, यानी वोल्टेज सेल जो है उसकी मुख्य बातें अपन ने देख ली थी। उसके बाद में अपन ने जो सेल देखा था वो सेल था डैनियल सेल, वो भी अपन ने देख लिया है। आज अपनी क्लास में जो अपन आगे के प्राइमरी सेल के बारे में बात करने वाले हैं वो वाला सेल है अपना लेग्रांजी सेल। यानी आज का अपना जो टॉपिक है वो प्राइमरी सेल का दूसरा प्रकार लेग्रांजी सेल है, तो इस पर अपन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इस सेल की मैं मुख्य बातें लिख देता हूँ कि ये लेग्रांजी सेल जो है इसकी क्या क्या मुख्य बातें हैं और एग्जाम में इससे क्या क्या एग्जाम के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो शुरुआत से देखिए इस सेल के अंदर जो है देखो सभी सेलों का आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है वो याद रखना है, इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं वो याद रखना है, ईएमएफ पता करना है सबका। तो ये इसकी याद रखनी है। तो लेग्रांजी सेल एक तो प्राइमरी सेल है ये तो आपको पता ही है, यानी लेग्रांजी सेल जो है एक प्राइमरी सेल है। साथ में देखिए इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करेंगे वो अपन करेंगे अमोनियम क्लोराइड। यानी लेग्रांजी सेल जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करेंगे वो होगा अपना अमोनियम क्लोराइड, जिसको NH4Cl कहते हैं। NH4Cl ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। लेग्रांजी सेल का निर्माण किसने किया था? तो लेग्रांजी सेल का निर्माण लेग्रांजी वैज्ञानिक ने किया है। तो ये लेग्रांजी वैज्ञानिक जो है इन्होंने इसका निर्माण किया है, लेग्रांजी ने निर्माण किया है। देखो लेग्रांजी ने दो सेल बनाए थे, एक तो लेग्रांजी का लिक्विड सेल यानी तर सेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में होता है। एक था लेग्रांजी का शुष्क सेल, यानी लेग्रांजी जो वैज्ञानिक है इन्होंने दो सेल बनाए थे, एक तो था लेग्रांजी तरल सेल और एक था लेग्रांजी शुष्क सेल। तो अभी अपन तरल सेल की बात कर रहे हैं, वैसे ये शुष्क सेल जो है ये अलग से आ जाता है टॉपिक में, तो उसको अलग अपन पढ़ेंगे। तो देखो अभी मैंने दो तीन बातें लिखी है, आपको याद नहीं रहेगी वैसे तो। लेग्रांजी सेल जो है ये अपने प्राइमरी सेल का प्रकार है, ये मैंने शुरू में लिखा है और जैसा कि आपको बता दी है इसलिए। फिर आगे मैंने लिखा है कि इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी जो विलयन होता है जो वोल्टामीटर में भरा जाता है वो कौन सा होता है? वो NH4Cl होता है, यानी अमोनियम क्लोराइड होते हैं। वो अपन इस सेल के अंदर प्रयोग करते हैं। फिर आगे इसकी अपन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, यानी इसके लेग्रांजी जो सेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो किसके होते हैं? यानी इसके जो इलेक्ट्रोड है इसके जो सिरे होते हैं उनको अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं और प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रोड दो होते हैं। एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। तो ये दोनों सिरों की अपन बात करेंगे इस सेल के कि एनोड जो है वो किसका बना हुआ है और कैथोड जो है वो किस धातु का बनाया गया है। तो यहाँ पर एनोड जो है वो तो अपने बनाया जाएगा कार्बन का, यानी कार्बन आप जानते ही हैं एक अर्धचालक पदार्थ होता है। तो एनोड जो है वो किसका होगा? कार्बन का बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद में कैथोड जो है ये कैथोड अपने बनेगा जस्ते का, जैसा कि आपको बता दें कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर आपको कैथोड के लिए कोई तुक्का भी लगाना पड़े तो आप जो है वो जस्ते पर ही लगाए, यानी कैथोड मोस्टली सेलों के अंदर अपने किसका बना होता है? जस्ते का बनाया जाता है, तो वो सीधा आपकी याद हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए इस सेल में वो क्या क्या चीजें होती है? अमोनियम क्लोराइड ये इसका इलेक्ट्रोलाइट भी आते हैं, इलेक्ट्रोड भी आते हैं, लेग्रांजी ने इसका निर्माण किया है। उसके बाद में देखिए संरक्षण पात्र वो चीजें अपन बात कर लेंगे। ईएमएफ देखिए, यानी सेल का जो ईएमएफ है
यानी विद्युत वाहक जो होता है वो होता है 1.46 वोल्ट जो है इस सेल का ईएमएफ होता है, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कुछ होता है। तो वो जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होता है, तो देखिए इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, यानी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अपने 1 ओम से 5 ओम तक होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 5 ओम तक इस सेल का जो है आंतरिक रेजिस्टेंस होता है। तो मोस्ट बात तो यही है इस सेल की। और रुक रुक कर EMI लेना है, ये इसकी हानि होती है। इसकी सेल की हानि क्या है, रुक रुक कर रुक रुक कर आउटपुट देता है। तो रिपीट करते हैं, ये सेल की मुख्य बातें यही है, इनको आप देखिए शुरुआत से मैं रिपीट करता हूँ। लेखनांश से अपन पढ़ रहे हैं और प्राइमरी सेलों के अंदर ये तीसरा सेल अपन पढ़ रहे हैं। उससे पहले वोल्टेज सेल और रेडियल सेल देख लिया है। लेखनांश सेल में अपन ने बात कर ली है कि एक प्रकार का प्राइमरी सेल होता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अमोनियम क्लोराइड जो है प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में लेखनांश सेल जो है ये निर्माण किया है। इलेक्ट्रॉन जो है एनोड अपने कार्बन का बनाया जाता है और कैथोड जो है वो जस्ते का बनाया जाता है। इसका आउटपुट ईएमएफ जो है वो होता है 1.6 वोल्ट और इसका आंतरिक रेजिस्टेंस जो है वो होता है 1 से 5 ओम तक इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसमें हानि पाई जाती है सेल के अंदर कि ये रुक रुक कर आउटपुट देता है, तो ये इसकी एक हानि है। आगे इसकी कार्य प्रणाली अपन समझेंगे, इसका डायग्राम बना के देखेंगे कि सेल जो है किस प्रकार का होता है और इसको किस प्रकार से अपन इसकी कार्य प्रणाली को समझते हैं। तो फिलहाल एक बार ये आप ये नोट कर लीजिए, देखो इस लेखनांश सेल का निर्माण हमने क्यों किया है, क्योंकि अपन ने जो शुरू में जो सेल पढ़े हैं दो सेल जैसे वोल्टेज सेल और रेडियल सेल, तो उनमें क्या था, उनमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अम्ल प्रयोग किया जाता था, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो प्रयोग किया जाता था। तो ये सेल ऐसा है जिसके अंदर अम्ल प्रयोग नहीं होता है, कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जो है वो अपन इसके अंदर प्रयोग करते हैं। तो ये इस सेल की मुख्य बातें हैं। एग्जाम में इसी क्वेश्चन आते हैं नोट करके, तो इनको आप नोट कर लीजिए फटाफट से। डालिए क्या? हाँ इनको नोट कर लो, लिख लो इनको फटाफट से। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। ठीक है मैं बता दूंगा, एक बार लिख दो, दोबारा पूछा तो पड़ेगा। नोट कर लो फटाफट फिर आगे बताएंगे।
बता लिया। बता दिया। चलो देखो एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और यही पे आप इनको याद कर लीजिए, तो ये सारी चीजें आपको यही पे याद करेंगे। देखो अपन सेल बिल्डिंग के टॉपिक के अंदर अपन सेलों का प्रकार पढ़ रहे हैं। सेलों में कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं? देखो अपन ने शुरू में पिछली क्लास में अपन ने बताया कि सेल जो है वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। तो प्राइमरी सेल कौन से होते हैं जिनको अपन विचार नहीं कर सकते? वैसे प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल में अंतर उसका अंतर होता है, इसकी अलग से क्लास लेंगे, और भी बहुत अंतर होते हैं इनके अंदर। लेकिन एक बड़े अंतर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये प्राइमरी सेल जो होते हैं ये रिचार्ज नहीं हो सकते, और सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल जो है वो रिचार्ज होते हैं। तो अपन प्राइमरी सेल के प्रकार पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी सेल के प्रकारों में अपन ने दो सेल पहले पढ़ लिए हैं, एक वोल्टेज सेल और डेनियल सेल। आज तीसरा सेल अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लेग्रांजी सेल। लेग्रांजी सेल का निर्धारण क्या है? लेग्रांजी रिगाइड क्या है? इन्होंने दो सेल बनाए थे, एक लेग्रांजी का तर्क सेल जिसको अपन लिक्विड के फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और एक था लेग्रांजी का शुष्क सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लेग्रांजी सेल की और मुख्य बात देखिए तो यहाँ पे लिख रखी है कि ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। यानी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करेंगे वो अमोनियम क्लोराइड होगा। पिछले दो सेल जो हमने पढ़े हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अम्ल प्रयोग किया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो प्रयोग किया जाता था। वो NH4Cl जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके जो इलेक्ट्रोड है वो देखिए एनोड इलेक्ट्रोड इसका कार्बन का बना होता है, और जिसका कैथोड है वो जस्ते का होता है। एनोड वाले में जो पॉजिटिव इसका सिरा है वो भी कार्बन का होता है, और जो नेगेटिव इसका सिरा है वो इसका जस्ते का बना जाता है। फिर आगे देखा आपने कि इसका ईएमएफ जो है वो 1 वोल्ट 4-6 वोल्ट होता है, और इसका आंतरिक रेजिस्टेंस यानी सेल में जो इंटरनली रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस इसका 1 से 5 ओम तक इसका रेजिस्टेंस होता है। फिर आगे इधर दिखाना है कि इसकी वाली होती है कि ये रुक कर आउटपुट अपन को प्रदान करता है, यानी इनपुट का ईएमएफ अपन को देता है। लेकिन ये रुक कर ईएमएफ क्यों देता है? क्योंकि आपने एक ध्रुवाचालित दोष का नाम सुना होगा, मैंने प्लेलिस्ट पर किया है। पोलराइजेशन दोष जो होता है वो पोलराइजेशन दोष को दूर करने के लिए डीपोलराइजेशन प्रक्रिया अपनी करनी है, जिसमें विद्रुव के रूप में अपन एनोड का प्रयोग करते हैं। तो इस सेल में भी आप ये याद रखिए कि इसके अंदर विद्रुव के रूप में, इस सेल के अंदर विद्रुव के रूप में विद्रुव बोला जाता है डीपोलराइजेशन। विद्रुव के रूप में इसमें क्या प्रयोग करते हैं? तो विद्रुव के रूप में अपन इसमें MnO2 प्रयोग करते हैं। MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसको कहा जाता है, यानी इस सेल के अंदर जो विद्रुव के रूप में MnO2 प्रयोग करते हैं वो MnO2। अब देखिए कि ये मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि इस सेल का अवधि क्या है कि रुक कर आउटपुट देता है। इसका मैं कारण आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो डीपोलराइजेशन प्रक्रिया होती है, यानी ध्रुवाचालित दोष को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है, जिसकी वजह से ये सेल जो है अपन को आउटपुट रुक कर प्रदान करता है। कुछ समय के बाद ये आउटपुट देना चाहता है, जैसे कुछ समय के आउटपुट दे देगा उसके बाद ये आउटपुट नहीं देगा, तो उस समय ये अपना किस प्रकार से इसी अपना कार्य करता है। तो आगे इसकी डायग्राम करके इसकी कार्यक्षमता भी अपन समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से ये चीजें जो है आपको याद रखनी है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे इसकी कार्यक्षमता ये देखिए कि सेल जो है किस प्रकार का बना होता है। संरचना की बात करने वाले हैं, सेल की संरचना जो है वो कैसी है। देखिए मैं सबको इसमें सबसे पहले आपको ये तो पता है कि इस सेल के अंदर एक वोल्टामीटर नाम का होता है, और प्रत्येक सेल के अंदर अपन वोल्टामीटर प्रयोग करते हैं। जिनको ये नहीं पता है वोल्टामीटर क्या होता है तो आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं ली है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ जो आज की क्लास ले रहे हैं। वोल्टामीटर वो होता है जिसके अंदर वैल्यूटिक कंपैरेटर की प्रक्रियाएं या प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। एक ऐसा पात्र होता है जिसके अंदर वैल्यूटिक कंपैरेटर की क्रियाएं संपन्न होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टमीटर अलग होता है, ये क्या है? वोल्टामीटर है।
तो ये बेलनाकार प्रकार का वोल्टामीटर होगा। बेलनाकार आप समझते होंगे, है ना, ये बेलनाकार प्रकार का एक वोल्टामीटर है। इसके अंदर जो है एक सरंध्र पात्र रखा जाता है। ये सरंध्र पात्र क्या होता है, तो बिजली किसी लोगों को नहीं पता होगा। सरंध्र पात्र होता है कि जालीदार जो है अपने जालीदार एक पात्र होता है, तो इसके अंदर रखा जाता है इस प्रकार से। ये जालीदार पात्र जो है ये अपने इस प्रकार से सेल के अंदर रखा जाता है, वोल्टामीटर के अंदर यानी बेलनाकार पात्र के अंदर इस प्रकार से इसको रखते हैं। पोरस कोट इंग्लिश में इसको कहा जाता है। इस सेल के अंदर जो है एक अपनी प्लेट होती है, तो कार्बन की बनी होती है। ये कार्बन की प्लेट जो है अपन इसके अंदर यूज करते हैं इस प्रकार से। तो ये कार्बन की अपनी प्लेट है। अब आपको पता है कि ये यदि कार्बन की बनी हुई है तो सेल का ये कौन सा हिस्सा हो गया है, सेल का ये एनोड हिस्सा हो गया है। यानी ये अपना हिस्सा किसका है, एनोड है। इस सेल का पॉजिटिव सिरा है जिसको ऊपर से आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये जो खाली जगह बच रही है वोल्टामीटर के बाहर जो है पोरस कोट के बाहरी की जगह जो बच रही है, इसके अंदर एक दस्ते की प्लेट लगी हुई है इस प्रकार से। ये एक दस्ते की प्लेट जो है वो इसके अंदर लगी हुई है। ये अपने जिंक की प्लेट है। जो जिंक की प्लेट है वो अब आपको पता चल ही गया होगा कि जिंक की प्लेट जो है वो किस लिए अपन ने लगाई है, तो ये अपने कैथोड के रूप में कार्य करेगी। यानी ये सेल का कौन सा सिरा है, ये सेल का नेगेटिव सिरा है, ये सेल का माइनस वाला जो सिरा है वो है। तो अभी तक मैंने मोटी मोटी संरचना आपको बता दी है। आगे की बातें आगे फिर से देखेंगे। एक बार इसी को रिपीट करता हूँ। देखो सबसे पहले हमने एक बेलनाकार वोल्टामीटर लिया है जिसको अपन पात्र कह सकते हैं। इस पात्र के अंदर एक पोरस कोट रखा गया है, एक सरंध्र पात्र रखा गया है और इस पात्र के अंदर एक कार्बन की छड़ रखी हुई है जो किसका काम कर रही है, एनोड का काम करेगी आगे। उसके बाद में देखिए इधर जो इससे जगह बच गई है, ये जो प्लेट अपन ने बनाई है ये प्लेट कैथोड प्लेट है जो किसकी बनी हुई है, जस्ते की बनी हुई है। तो लिख देते हैं ये प्लेट अपने कार्बन की बनी हुई है और ये वाली प्लेट जो है ये अपने जस्ते की बनी हुई है जिनसे ये बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सरंध्र पात्र है। ये एक सरंध्र पात्र है, जालीदार एक कवच होता है आगे। अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग करने वाले हैं। अभी अपन ने जो इसकी डिटेल लिखी थी उसमें अपन ने लिखा था कि इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो प्रयोग करते हैं वो होता है अमोनियम क्लोराइड। यानी सेल में अमोनियम क्लोराइड प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये अमोनियम क्लोराइड देखिए कहां काम होगा, पोरस कोट के अंदर नहीं है। ये बाहर जो है बाहर का हिस्सा जो बच रहा है उस हिस्से के अंदर अपन जो घोल बनेंगे वो कौन सा घोल होगा, वो घोल अपना कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड है। यानी ये कौन सा है, NH4 NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जो है ये अपन प्रयोग इसके अंदर कर रहे हैं। अब देखिए इस सरंध्र पात्र के अंदर अपन क्या चीज करेंगे, तो आपको याद रखना है सरंध्र पात्र में हमेशा विद्रुव के रूप में अपन MnO2 बना जाता है। यानी इसके अंदर MnO2 जो है वो बनेंगे अपन मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो इसके सेल के सरंध्र पात्र के अंदर अपन भरने वाले हैं। तो ये वाला चीज क्या है, ये MnO2 है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये इस सेल के अंदर है। ठीक है, तो ये इस सेल की संरचना होती है। मेरे ख्याल से आपको इस सेल की संरचना समझ में आई होगी। तो ये अपनी ये वाली जो सेल है ये कैथोड का कार्य, सॉरी ये प्लेट जो है कैथोड का कार्य करेगी, नेगेटिव प्लेट है। और ये अपने कार्बन वाली जो है ये एनोड का कार्य करेगी, ये पॉजिटिव प्लेट है, कार्बन से ये बनी होती है। इसे कार्बन की छड़ को अपन ने सरंध्र पात्र में इसलिए रखा गया है इसको कि इससे सेल के अंदर जो पोलराइजेशन दोष होता है जिसको अपन ध्रुवाचालन दोष हिंदी में कहते हैं, तो ध्रुवाचालन दोष से बचने के लिए इसी कार्बन की प्लेट को अपन ने किसके साथ सरंध्र पात्र के अंदर रखा है और इसमें विध्रुव के रूप में यानी डीपोलराइजर के रूप में अपन क्या प्रयोग कर रहे हैं, MnO2 प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि प्राइमरी सेलों के अंदर विध्रुव के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है,
तो आपको आंसर बताना है। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो विदुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, MnO2 जो है ये कहा जाता है। चलो आप बताइए नीला चौथा को क्या कहते हैं, नीला चौथा को क्या कहा जाता है? हाँ बताओ। श्रीवास्तव। हाँ वेरी गुड, यानी नीला चौथा क्या होता है, सीयू अशोक को जो है उसको अपन क्या कहते हैं, नीला चौथा के नाम से जानते हैं। चलो तो ये संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप जो है वो नोट से यदि आपने लिख लिए हैं तो उसके बाद में चिंता भी फटाफट से बना लीजिए। उसके बाद में अपन अगला स्टेप देखते हैं। लिख लो फटाफट बड़ा। चले आगे। लिख लिया होगा सबने। मोटा बता लिया। अब अगला सेल अपन देख रहे हैं कि जो था अपना लेखनांशी सेल। अब अगला सेल है जो लेखनांशी ने ही पढ़ाया है वैसे तो, लेकिन आपको इसको अलग से पढ़ना होगा। यानी यदि आपसे इसमें पूछे कि लेखनांशी ने कौन सा सेल बनाया तो लेखनांशी का एक ही सेल आता है लेखनांशी सेल, जिसको अपन तरल सेल के नाम से जानते हैं। शुष्क सेल को अलग से पढ़ते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। लेखनांशी सेल अलग याद रखिए, शुष्क सेल अलग याद रखिए। तो अगला सेल अपन देख रहे हैं उसका नाम है शुष्क सेल।
ये शुष्क सेल कौन सा है, इस पर अपन बात करते हैं, है ना। ठीक है कमलेश, इसलिए फोन किया था मुझे। चलो अब देखिए अपना सेल जो है उसके सेल अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर। ठीक है भाई, देख लिया मैंने। देखो ओके सर। शुष्क सेल अपन देख रहे हैं, अगला सेल है ये प्राइमरी सेल का ही प्रकार है। ये सेल कौन सा है, देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये सेल अपनी जो घड़ी के अंदर प्रयोग करते हैं, रिमोट के अंदर जो घड़ी के अंदर जो सेल प्रयोग करते हैं दीवार घड़ी के अंदर, ये वही सेल है शुष्क सेल। यानी इसी सेल से यदि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सेल की मुख्य बातें हम पहले नोट कर लेते हैं। देखिए इस सेल की मुख्य बातें जो है शुरुआत से हम चलते हैं। इस शुष्क सेल के अंदर देखिए हमें, यानी ये जो सेल है ये अपने एक प्रकार से, पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक प्राइमरी सेल है, यानी ये भी एक ऐसा सेल है जिसके ऊपर दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। और इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा होता है, इस सेल के अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तीन से मिलकर बना होता है। वैसे तो मोस्टली इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो अपन कौन सा प्रयोग करते हैं, तो वो अपने अमोनियम क्लोराइड जो है वो प्रयोग करते हैं। यानी उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कौन सा प्रयोग करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड के साथ में इसमें कुछ और चीजें मिलाई जाती है, जैसे अमोनियम क्लोराइड के साथ भी इसके अंदर पीओपी और जिंक क्लोराइड, ये दो चीजें मिलाई जाती है। यानी एक तो होता है जिंक क्लोराइड और एक होता है पीओपी। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो इसके अंदर मिलाया जाता है। तो मैंने अभी आपको एक ही चीज बताई है, सीधी सी याद नहीं करेगी कि शुष्क सेल जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें मोस्टली तो अमोनियम क्लोराइड होता है, लेकिन कई बार इसके मिश्रण भी इसके साथ में प्रयोग किए जाते हैं। यानी शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और यूपी, इन तीनों का मिश्रण जो है ये भी कई बार प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये इलेक्ट्रोलाइट किसी तरल के रूप में नहीं होता है, ये पेस्ट के रूप में होता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है ये पेस्ट के रूप में होता है। अब पेस्ट के रूप में कैसे, पेस्ट के रूप में मतलब आप समझते होंगे सुबह सुबह अपन करते हैं दंत मंजन से ब्रश पे लगा के, बिल्कुल उसी की तरह अपने ग्रीस जो आता है वैसे ही इसमें जो अपने शुष्क सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और चीजें इसकी देखिए कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो इसके बनाए जाते हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रोड है अपने, ये इलेक्ट्रोड जैसे एनोड इलेक्ट्रोड है, ये एनोड अपने किसका होगा, ये एनोड होगा अपने कार्बन का। और जो दूसरा इसका इलेक्ट्रोड है जिसको अपन कैथोड के नाम से जानते हैं, ये कैथोड जो है ये बना होगा जस्ते का। यानी कि इस सेल में कुछ अलग चीज और आएगी, अलग क्या आएगी कि इसका जो पात्र है, यानी सेल का जो पात्र बनेगा वो पात्र भी किसका बना हुआ है, वो पात्र भी अपने जस्ते का ही बना हुआ है। और इस पात्र को ही अपन किसके रूप में प्रयोग करते हैं, पात्र को ही कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। समझ में आया होगा मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीजें बताई है। देखिए शुरुआत से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और पीओपी, इन तीनों का मिश्रण जो है वो बनाया जाता है। और इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो इसमें एनोड कार्बन का होगा और कैथोड जो है वो जस्ते का बनाया जाएगा। इसका जो पात्र होता है वो भी जस्ते का ही होता है।
यानी इसका जो पत्र है दस्ते का, इसी को किसके रूप में प्रयोग करते हैं अपन, कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी माइनस टर्मिनल के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कहेंगे इसके अंदर विध्रुवक के रूप में क्या डाला जाएगा, विध्रुवक के रूप में, विध्रुवक के रूप में इसमें क्या होगा, तो विध्रुवक जो है ये कौन सा होगा, तो देखिए विध्रुवक के रूप में आपको वैसे तो पता ही है अपन क्या प्रयोग करते हैं, एनोड को प्रयोग करते हैं। एनोड को जो है वो इसके अंदर विध्रुवक के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी जो है वो चीजें अपन इसके प्रयोग करते हैं। यानी एक तो एनोड हो जाएगा, एक दूसरा इसमें कार्बन जो है वो भी होगा, और एक अमोनियम क्लोराइड भी होगा, अमोनियम क्लोराइड ये भी होगा। साथ में इसमें जिंक क्लोराइड भी होगा, जिंक क्लोराइड। तो ये चार चीजें जो है ये इसके अंदर विध्रुवक के रूप में प्रयोग की जाती है। विध्रुवक अपन अभी अभी मैंने पिछले सेल में बताया है, यानी जो सेलों के अंदर प्राइमरी सेलों में जो दुर्बल चालक दोष होता है, उस दोष के निवारण के लिए जो पेस्ट प्रयोग किया जाता है, जो चीज प्रयोग की जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, विध्रुवक कहते हैं। मोस्टली विध्रुवक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, एमओ को प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस सेल में, कौन से सेल में, शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में चार चीजों का मिश्रण प्रयोग करते हैं, इनको एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये चार चीजें जो है ये प्रयोग की जाती है। इनका कुछ अनुपात भी होता है, तो अनुपात क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम जो है ये 10 अनुपात में होता है और कार्बन भी 10 अनुपात में होता है, अमोनियम 2 और अपने जिंक क्लोराइड जो है 1 अनुपात में मिलाया जाता है। यानी विध्रुवक जो है वो किस अनुपात में होता है, अनुपात में मिलाया जाता है। तो ये आपने जो है किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो ये 10 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में ये विध्रुवक जो है ये प्रयोग किया जाता है। विध्रुवक समझ में आ गया होगा क्या है। उसके बाद हम देखेंगे सेल का जो आउटपुट ईएमएफ है वो कितना होता है, तो सेल का ईएमएफ मोस्टली तो वो होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। मोस्टली इस सेल का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट। कई बार इसको 1.4 से 1.5 पे लिखा जाता है, तो वो याद रखिए। इस सेल की जो अपनी एम्पियर क्षमता है, यानी एएच क्षमता है, वो कितनी होती है, तो इस सेल की एएच क्षमता वो होती है 0.084 एएच से एम्पियर आवर से 5.625 एएच तक इसकी एएच क्षमता होती है। अब ये एएच क्षमता क्या होती है, इसको एम्पियर क्षमता कहा जाता है। ये इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसको अपन किसी और क्लास में देखेंगे। वैसे आप देखेंगे सेल की क्या होती है, क्षमता होती है। क्षमता का मतलब एएच क्षमता का मतलब ये है कि ये सेल जो है कितने एम्पियर की धारा कितने घंटे तक प्रदान कर सकता है, ये सेल की कहलाती है एएच क्षमता। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वो किसी और क्लास में या अगली क्लास में अपन इसको देखेंगे। तो फिलहाल अभी अपन ने ये सारी चीजें देखी है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं मैं, जो सारी चीजें अपने डिफरेंट चीजें इनको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो देखिए। सबसे पहले शुष्क सेल जो है ये प्राइमरी सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और यौगिक का मिश्रण जो है प्रयोग किया जाता है, और ये मिश्रण पेस्ट के रूप में इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। यानी अभी तक जो पिछले अपने 3 सेल पढ़े हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट एक घोल के रूप में होता था, वहां पर पेस्ट के रूप में नहीं होता था, लेकिन ये शुष्क सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किसके रूप में होगा, पेस्ट के रूप में होगा जाएगा। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड इलेक्ट्रोड अपने कार्बन का होता है, कैथोड जो है वो किसका होगा, जस्ते का बना हुआ होगा। इसका पात्र जो है वो भी जस्ते का बना हुआ है, और जस्ते के पात्र को ही अपन किसके रूप में प्रयोग करते हैं, कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। विध्रुवक के रूप में इसके अंदर एनोड को मोस्टली प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस सेल के अंदर कुछ और भी चीजें विध्रुवक के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे एनोड को कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इन सब का मिश्रण जो है वो विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इनको किस मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो 10:10:2:1 के अनुपात में इनको मिलाया जाता है। इसके बाद में सेल का ईएमएफ हमने देखा है, वो ईएमएफ जो है सेल का कितना है
1.5 वोल्ट जो है इस सेल का ईएमएफ है। उसके बाद में इस सेल की जो है अपने एक क्षमता देती है और एक क्षमता जो है वो कितनी है इसकी, वो है 0.084 एएस से 5.625 एएस क्षमता जो है इस सेल की एएस क्षमता जो है वो होती है। उसके बाद में सेल का बीवर, सेल का आकार भी आपसे पूछा जाता है, यानी ये जो शुष्क सेल है इसमें सेल का आकार कितना होता है, तो सेल का आकार जो है वो होता है 13 इंटू 51 से 33 इंटू 61 है, 61 ही होगा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं नंबर क्या है। हाँ, 13 इंटू 51 से 33 इंटू 61 इसकी जो है आकार होता है। यानी इस सेल के अंदर जो इसका व्यास और इसकी ऊंचाई जो है वो इसकी बता रही है। यानी इस सेल का यदि व्यास जो है वो 13 mm का है तो इसकी ऊंचाई जो है वो 51 mm की होगी। यदि सेल का व्यास 33 mm का है तो सेल की जो ऊंचाई है वो 61 mm जो है वो सेल की ऊंचाई होगी। तो ये इस शुष्क सेल की मुख्य बातें हैं। देखो इस सेल के अंदर याद करने की चीजें ज्यादा होती है क्योंकि इस सेल को सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। आपको पता है रिमोट में भी आजकल ऐसे ही सेल होते हैं, दीवार में भी ऐसे ही सेल होते हैं, खिलौने की जो बड़ी मशीन छोटी मशीनें आती हैं या खिलौने की मोटर गाड़ी जो आती है उनके अंदर भी, यानी खिलौनों के अंदर भी सेल का ज्यादा प्रयोग होता है, रेडियो के अंदर भी सेल का प्रयोग होता है। तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ये सेल है, इसलिए सेल में याद करने की चीजें ज्यादा है। तो एक बार इनको आप नोट कर लीजिए, फिर एक बार इनको फिर से अपन रिपीट कर लेंगे तो आप इस सेल को जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। नोट कर लीजिए फटाफट से।
लिख लिया किसी ने? यस सर। चले आगे। चलो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। यहीं पे कुछ चीजें याद हो जाती हैं तो बाद में इनको देखते ही इनको समझ में आ जाता है। तो एक बार फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं अपन कि ये चीजें जो है किस प्रकार से है। चलो देखिए, शुष्क सेल में अपन ने ये देखा है सबसे पहले कि ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लिखा है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके रूप में अपन अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और क्लोरीन का मिश्रण जो है वो प्रयोग करते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर पेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस सेल को अपन शुष्क सेल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड जो है इसके अंदर एनोड जो है वो कार्बन का होता है और कैथोड जो है वो जस्ते का बना होता है। देखिए इसका एनोड कार्बन, कैथोड जस्ते का है, इसलिए इस सेल को जो है अपन कॉपर जस्ता सेल के नाम से जानते हैं या कॉपर जिंक सेल, कॉपर जिंक सेल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बोले तो तांबा जस्ता होता है इसे, लेकिन कई बार इसको कॉपर जस्ता सेल के नाम से भी जानते हैं। कॉपर यानी कॉपर जिंक सेल भी कहते हैं इसको। तो ये दूसरा चीज इसकी याद रखिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इसका एनोड जो है वो कार्बन का होता है, कैथोड जस्ते का होता है। इसका पात्र यानी जो वोल्टामीटर के रूप में प्रयोग करते हैं वो भी जस्ते का ही होता है, पात्र जस्ते का होता है और जस्ते के पात्र को ही किसके रूप में प्रयोग कर लेते हैं, कैथोड के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। आगे हमने डिपोलराइजर की बात की है यानी विद्युत की बात की है। तो इसमें विद्युत जो है वैसे मोस्टली अगर कोई आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि विद्युत के रूप में क्या प्रयोग करते हैं तो आंसर सीधा ही बताना है, एल्यूमीनियम को प्रयोग करते हैं यानी लेटिस डाइऑक्साइड जो है वो प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर शुष्क सेल में ये बताना है कि विद्युत के रूप में एल्यूमीनियम, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण प्रयोग करते हैं और इस मिश्रण के अंदर एल्यूमीनियम जो है यानी इनका अनुपात जो है वो 10:10:2:1 के अंदर इनको मिलाया जाता है। सेल का आउटपुट ईएमएफ जो है वो होता है 1.5 वोल्ट होता है और इस सेल की एक क्षमता जो है वो 0.084 AH से 5.625 AH इसकी क्षमता होती है। इसका आकार भी याद कर लीजिए, जो आकार जो है वो एमएल में बताया गया है। 13 × 51 से 33 × 61 एमएल जो है इसकी आकार जो है वो होता है। यहाँ पे 13 ये क्या है, व्यास होता है, और क्या है इसकी ऊंचाई है, हाइट होती है। तो ये इस शुष्क सेल की मुख्य बातें हैं जो आपको मोस्टली याद रखनी चाहिए। आगे इसकी संरचना एक बार रिपीट कर देते हैं कि सेल की संरचना जो है वो कैसी होती है। डायग्राम बनाते हुए हम कहते हैं कि सेल की संरचना जो है किस प्रकार से है। देखो सेल का आकार की बात करें तो सेल में आपको पता ही है कि बेलनाकार आकृति के अंदर इसका आकार होता है, यानी आपको क्या पता रखना है कि ये बेलनाकार एक आकार है या पात्र है। अब ये पात्र जो है ये किसका बना हुआ है, ये अपने जस्ते का बना हुआ है यानी जस्ते का ये पात्र है। ये जस्ते का पात्र है तो ये किसका कार्य करेगा, अपने कैथोड का कार्य करेगा। फिर देखिए इसके अंदर जो है ये कार्बन की छड़ जो है वो अपन प्रयोग करने वाले हैं। ये एक कार्बन की छड़ जो है वो इसके अंदर अपन प्रयोग करते हैं और एक कार्बन की छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े के अंदर होता है, मोस्टली कपड़े बना जाता है, कपड़े काटते हैं उसको। इस कपड़े के अंदर विध्रुवक बना जाता है। इस कपड़े के अंदर क्या बना जाता है, विध्रुवक बना जाता है। अब विध्रुवक कौन सा है, ये अभी अपन ने बात कर ली है कि विध्रुवक क्या बना जाता है। ये किसकी छड़ है, ये कार्बन की छड़ है और ये कार्बन की छड़ अपने किसका कार्य करेगी, एनोड का कार्य करती है, यानी ये अपना क्या है, एनोड है। एनोड सिर्फ जो है वो है। इस मोटे कपड़े के अंदर विध्रुवक बना जाता है यानी MnO2
जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और कार्बन जो है वो इसके अंदर भरा जाता है। किस अनुपात में भरा जाता है? तो 10-10 2:1 के अनुपात में इसके अंदर भरा जाता है। तो यहाँ पर मोस्टली मैं जो नाम लिख देता हूँ, एक तो NO2 होता है, उसके बाद में इसके अंदर एक कार्बन जो है वो भी होता है और अमोनियम क्लोराइड भी होता है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो भी होता है और साथ में क्या होता है, जिंक क्लोराइड जो है वो भी होता है। जिंक क्लोराइड विंडो के रूप में इसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ये जो हिस्सा बचता है, इसका खाली वाला जो हिस्सा इसका बचा हुआ है ये वाला, इस हिस्से के अंदर इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर पेस्ट के रूप में भरा जाता है। और ये पेस्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट है, पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप के अंदर? तो बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के अभी अभी मैंने आपको दिखा था कि इसके अंदर जो है वो पर अमोनियम क्लोराइड जो है वो उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्रयोग करते हैं। साथ में एक चीज और मिलाते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ में जो भी मिलाते हैं पीओपी, और एक जिंक क्लोराइड जो है वो भी अपन इसके अंदर मिलाते हैं। और आगे देखिए, चलो मैं लिख देता हूँ इसमें जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड जो है वो भी इसके अंदर मिलाया जाता है। और ये अपना जो जस्ते का पात्र है इसको इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करते हैं। यानी ये सेल का माइनस वाला सिरा है और ये सेल का प्लस वाला सिरा है। बस ये इसकी छोटी सी एक संरचना है जो आपको समझ में आई होगी। फिर से देखिए, एक जस्ते का पात्र होता है, जस्ते के पात्र के अंदर एक मोटे कपड़े के अंदर विद्रोह के रूप में अपने NO2 कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड मिलाया जाता है और इसी के अंदर अपने कार्बन की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है। बाकी जो हिस्सा बच गया है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन पेस्ट के रूप में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। ये जो पात्र है इसी को अपन कैथोड के रूप में कार्य कर लेते हैं, यानी माइनस टर्मिनल के रूप में इसको काम में ले लेते हैं। तो ये इस तरह की एक छोटी सी संरचना थी। मेरे ख्याल से आपको ये सेल की संरचना समझ में आई होगी। तो आज हमने दो सेल पढ़ लिए हैं। कौन कौन से सेल बने हैं? एक तो अपन ने लेग्रांजी सेल पढ़ा है, एक सुस्त सेल पढ़ा है। ठीक है, तो लेग्रांजी सेल और सुस्त सेल की ये मुख्य बातें जो है ये आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो इस सेल का डायग्राम भी जो है आप नोट कर लीजिए। और आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर कल देखेंगे। तो कल 2-3 सेल और जो बच रहे हैं उनमें से एक दो सेल कल नहीं लेंगे, फिर आगे क्लास में देख लेंगे। ऐसे प्राइमरी सेल जो है वो अपने कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद में अपन सेकेंडरी सेलों को पढ़ेंगे। नोट कर लिया सबने? चलो आज की क्लास इतनी रहेगी, बाकी की क्लास में आगे का जो टॉपिक है वो अपन कल देखेंगे। कुछ पूछना किसी को? सर क्वेश्चन कब लिखाएंगे इस लेसन के? अच्छा, क्वेश्चन बाकी रह गए क्या? देखो कुछ क्वेश्चन तो अपन ने लिखवाए थे पिछली क्लास में, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, या तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। यार मेरे को टाइम नहीं मिलता, उधर मैं फोटो खींच के सेंड ही करने हैं, बाकी लिखे हुए हैं।
नहीं तो अपन लिखा देंगे एक दो दिन में, जैसे ही, या फिर एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे जिसके अंदर अपन केवल क्वेश्चन ही लिखाएंगे, उस दिन फिर पढ़ाएंगे नहीं, है ना? या तो मैं लिखवा दूंगा या आपको सेंड कर दूंगा डायरेक्ट, टेंशन ना लो, क्वेश्चन भेज दूंगा चैप्टर के, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। सर आप फोटो भेज दे। काय फिरेचे ओ मैडा जी काय को वेद यशवंत यशवंत हेलो यशवंत हेलो